देखो तुम्हारे बुक में जो फर्स्ट चैप्टर है ना, उसमें उसका नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है? तो ये बेसिकली बताना ये चाह रहा है कि भारत मतलब यूरोप में सबसे पहले जो नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट है वो यूरोप में ही आया था। तो इसीलिए हम लोग को पढ़ना है कि यूरोप में ये जो कॉन्सेप्ट है नेशनलिज्म का, वो कब आया और क्यों आया और कैसे आया। ये 3 क्वेश्चन हम लोग से पूछा जाएगा हिस्ट्री में। तो इसमें हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि इसकी शुरुआत कब हुई, नेशनलिज्म जो वर्ड है उसका शुरुआत कब हुआ, स्टार्ट कब हुआ, ठीक है, और क्यों हुआ। तो उसको स्टार्ट करने से पहले, नेशनलिज्म वर्ड जानने से पहले, हम लोग थोड़ा सा एक पिक्चर तुम्हारे बुक में बनाया गया है, उस पिक्चर को देख लेते हैं। ठीक है? ये पिक्चर जिसने बनाया था उसका नाम था फ्रेडरिक सॉर्यू। ठीक है? फ्रेडरिक सॉर्यू ने इस पिक्चर को 1848 में बनाया था। और ये पिक्चर जो है ना, तुम्हें एक पिक्चर दिख रही है, एक्चुअली में ये 4 सीरीज है पिक्चर का। और इसमें देखो, तुमको पिक्चर जब देखोगी तो तुमको दिखेगा कि अलग-अलग कंट्री का अलग-अलग फ्लैग है। इसमें जो लोग हैं, जो लाइन में खड़े दिख रहे हैं तुम्हें लोग, वो क्या हैं, अलग-अलग कंट्री के लोग हैं। देखो उनके पास, सबके पास अलग-अलग फ्लैग है। तो इनमें ये बेसिकली ये फ्रेडरिक सॉर्यू जो थे, ये दिखाना चाह रहे हैं कि अलग-अलग तरीके के लोग एक लाइन में कतार में खड़े हुए हैं, किस चीज़ के लिए? वो बेसिकली रिवॉल्ट करना चाह रहे हैं। और एक देखो, एक यहाँ पर स्टैच्यू है, ये इसको बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, लिबर्टी, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। ठीक है? और ये जो स्टैच्यू है ना, ये एक क्या है, ओमेन है। तो ये, और एक हाथ में देखो इसके पास ये पिक्चर क्लियर नहीं है, 1 मिनट। देखो, एक हाथ में ना इसके पास वो जो आग जलता है ना, मशाल जिसको बोलते हैं, वो है। और दूसरे हाथ में जो नीचे वाला यहाँ पर हाथ दिख रहा है तुम्हें, उसमें बिल ऑफ राइट्स है। मतलब बिल ऑफ राइट्स उसको बोलते हैं अधिकार। मतलब ये एक हाथ में अधिकार का पत्र ली हुई है और दूसरे में ये ज्वाला जलाई हुई है, मीन्स की क्या बोलते हैं उसको, रीड मतलब कि एक तरीके से लोगों को जागरूक करना, पुनर्जागरण। ठीक है? मीन्स कि जो लोग राजा के खिलाफ, जैसे कि हमने पढ़ा था क्लास 9th में चैप्टर 1 में, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि कैसे जो लुईस 16 थे, वो कैसे लोगों पर ये कर रहे थे, कैसे उनका टैक्स बढ़ाया जा रहा था, कैसे वहाँ पे लोगों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। तो बेसिकली इसी एक्सप्लॉइटेशन से बचने के लिए सब लोग एक जगह आके यूनाइट होके लड़ाई करना चाहते हैं, मतलब अपोज करना चाहते हैं ये जो किंगडम है, जो किंग है, उसके खिलाफ। और ये इसी के पास आ रहा है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी में, क्योंकि ये क्या दे रही है, बिल ऑफ राइट्स। जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने फंडामेंटल राइट्स दी हुई है ना, तो पहले ये यूरोप से कंसेप्ट आया है कि हम अगर जो मुझे कुछ अधिकार चाहिए, ह्यूमन है तो। और पिक्चर के आगे देखोगी ना, तो ये छोटे-छोटे टुकड़े दिख रहे हैं तुम्हें। ये टुकड़े से बेसिकली वो फ्रेडरिक सॉर्यू जो थे, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लोग इतना ज़्यादा गुस्से में थे कि ये जो पुराने इंस्टीट्यूशन हैं, मतलब जो पुराने ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन है, संस्था है, उसको ये लोग तोड़ चुके हैं। ठीक है? तो उसी का ये टुकड़ा दिख रहा है, संस्था का। ये पिक्चर समझ में आया? बोलो। हेलो। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, तो वही बुक में पहला जो पिक्चर से स्टार्ट किया है कि फ्रेडरिक सॉर्यू ने ये बात दिखाने की, देखो पिक्चर के नीचे क्या लिखा हुआ है, द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, द पैक्ट बिटवीन नेशंस, अ प्रिंट प्रिपेयर्ड बाय फ्रेडरिक सॉर्यू 1848। मतलब कि ये डेमो कैसे वर्ल्ड कैसे दिखनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। तो वो उसी के, हम लोग क्या कर रहे हैं, आज के दौर का जो वर्ल्ड है, मीन्स कि जो हम डेमोक्रेसी जी रहे हैं, उसकी शुरुआत एक तरीके से बोल सकती हो कि ये यूरोप से शुरू हुई थी। क्योंकि पुराने ट्रेडिशनल जो इंस्टीट्यूशन थे उसको तोड़े जा रहे थे, उसके खिलाफ लिखी बहुत सारे किताब, बहुत सारे थिंकर, बहुत सारे फिलोसफर आ रहे थे नए नए, जो अपने अपना कंसेप्ट दे रहे थे। तो यही है इन, देखो बुक पढ़ना।
In 1848, Frederick Soryu, a French artist, prepared a series of 4 prints visualizing his dream of world made of democratic and social republic. सोशल तो ऑलरेडी बता चुके हैं कि फ्रेडरिक सॉरी ने ये आर्ट आर्ट बनाया था, ये पूरा पिक्चर बनाया था, पेंटिंग की थी और वो क्या दिखाना चाह रहे थे कि वर्ल्ड क्या है, डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक होना चाहिए। डेमोक्रेटिक मतलब ऑलरेडी क्लास 9th में तुम डेमोक्रेसी पढ़ी है, तो वो वर्ड ऑलरेडी जानती होगी। डेमोक्रेसी मतलब लोकतांत्रिक वे में, और रिपब्लिक मतलब सोशल रिपब्लिक मतलब सोशल मतलब सामाजिक गणतंत्र होना चाहिए। मतलब रिपब्लिक उसको बोलते हैं ना जिस कंट्री में एक हेड होता है। तो लोकतंत्र और गणतंत्र में हम डिफरेंस बता चुके हैं क्लास में। अगर जो दिक्कत है तो बोलो, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। हेलो, कहाँ हो? आवाज बहुत कम आ रही है। पता चले कि हम ऐसे ही लेक्चर दिए जा रहे हैं, कोई सुन ही नहीं रहा है। तो देखो, द फर्स्ट प्रिंट जो बताए थे ना, 4 पिक्चर का ये सीरीज है। तो जो फर्स्ट पिक्चर है उसमें क्या शो कर किया जा रहा है, द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका। जो सबसे आगे मतलब जो सबसे पिक्चर में आगे दिख रहा है ना, उसमें दिखाया गया है कहाँ-कहाँ के लोग, अमेरिका के लोग और यूरोप के लोग, मैन एंड वुमेन ऑफ ऑल एजेस एंड सोशल क्लासेस। इसमें सारे लोग शामिल थे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैन शामिल थे या फिर सब लोग शामिल थे इसमें। और सबसे पहले आगे वाले लाइन में सबसे यूरोप के लोग थे और अमेरिका के लोग थे, याद रखना। Of all ages and social class marching in the long train and offering homage to the state of liberty as they pass by it. As you would recall, artists of time of the French Revolution personified liberty and a female figure. ठीक है, तुमको ये भी देखने को मिलेगा ना कि ये जो बताया ना पिक्चर, ये किसका है, एक महिला है, फीमेल है, ऐसा नहीं है कि मैन है। तो ये याद रखना, 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ देगा कि मैन का फिगर था या फीमेल का फिगर था। और दूसरा जो हाथ में था ना, ये वाला ऑलरेडी बता चुके हैं कि ये टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है, मतलब पुनर्जागरण का, मतलब प्रकाश का ये है, प्रतीक है, साइन है। मीन्स प्रकाश, एनलाइटमेंट मीन्स कि जो आप लोग को लोग मतलब जो राजा के बारे में आप सोच रहे हैं, उसकी उस सोच को बदलिए, उस थॉट को बदलिए, इसलिए उस वर्ड को यूज किया गया। ऑन द अर्थ इन द फोरग्राउंड ऑफ द इमेज, ऑलरेडी देखो, ऑलरेडी ये सारी चीजें पिक्चर समझा चुके हैं, बुक से पढ़ लेना एक बार, तुम लोग समझ में आ जाएगा। उसके बाद एक वर्ड यूज किया गया है, यूटोपियन। यूटोपियन जो वर्ड होता है ना, वो उसके लिए यूज करते हैं कि वो मतलब एक काल्पनिक दुनिया है, मतलब उसको सिर्फ कल्पना कर सकती हो, मतलब इतना ज्यादा कल्पना कर लिए कि एक्चुअली में बस उसको कल्पना ही की जा सकती है, वो रियलिटी में हो ही नहीं सकता। जैसे तुम कल्पना कुछ भी कर लो, कि कल्पना कर लो कि इंसान क्या बोल रहे हो, उसको किसी दिन ऐसा आएगा कि उसको क्या बोलते हैं, अ, मतलब किसी चीज को मान लो कि इंसान अगर, तो हो सकता है कि मछली का रूप ले ले इंसान, दूसरे ट्रांसफॉर्म कर जाए, ऐसा कुछ। ठीक है, तो वो यूटोपियन होता है कि मीन्स इतना ज्यादा कल्पना कर लिया है, काल्पनिक दुनिया जो कभी सच में रियलिटी में संभव ना हो पाए। तो यूटोपियन का मतलब यही होता है, ऑलरेडी देखो, तुम्हारे बुक में भी लिखा हुआ है यूटोपियन, a vision of a society that is so ideal that is unlikely to actually exist। मतलब ये इतना ज्यादा आइडियल है कि ये कभी हो ही नहीं सकता। मतलब तुम ये मान के चलो कि तुम ऐसा कल्पना कर ली कि हम हमारे मतलब इंडिया में कभी ऐसा होगा कि करप्शन नाम का चीज ही खत्म हो जाएगा, कोई करप्शन नहीं होगा। तो ऐसा कभी इतना तुम आइडियल बना दी ना इसको कि कभी हो ही नहीं सकता कि करप्शन हट ही जाए। कम हो सकता है लेकिन बिल्कुल तुम बोल रही है खत्म हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। तो इसी को बोलेंगे कि ये तो यूटोपियन हो गया, मतलब इतना तुम आइडियल बना ली कि हो ही नहीं सकता। तो ये होता है यूटोपियन। एक और वर्ड यूज किया गया है, अब्सोल्यूट। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है ना कि जो पावर में रहते हैं, जैसे कि देखो तुम्हारे बुक में लिटरली गवर्नमेंट और सिस्टम ऑफ रूल दैट हैज नो रेस्ट्रेंट ऑन द पावर एक्सरसाइज
In history, the term refers to a form of monarchical government that was centralized, militarized and repressive. इसको तब यूज करते हैं ना कि मतलब इतना ज़्यादा ये पावरफुल है, ठीक है? ये अपने पावर को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करता है, मीन्स इस अपने पावर को सबसे ज़्यादा यूज़ करता है। और ये टर्म बेसिकली पुराने टाइम में मतलब हिस्ट्री में इसलिए यूज़ किया जाता था ये मोनार्कियल गवर्नमेंट के लिए। जैसे मोनार्की में डिफरेंस है, एक होता है मोनार्की जो लोगों के लिए काम करता है, लेकिन जब वो मोनार्की चेंज हो जाए, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाए, तब उसको बोलते हैं एब्सोल्यूटिस्ट, ठीक है? और बेसिकली ये पुराने विचार के जो लोग थे, पुराने थॉट के, ट्रेडिशनल थॉट के, वो इसमें आते थे। ठीक है? तो इस चैप्टर में बेसिकली हमें ये पढ़ना है, ये अब तो थोड़ा बहुत फिगर से कांसेप्ट समझ में आ गया होगा कि कैसे नेशनलिज़्म अलग-अलग जैसे पहला तुम्हें बताया कि पहला क्या था? अमेरिका के लोग थे, फिर यूरोप के लोग थे, फिर जर्मनी के देखो यहाँ पे फिर जर्मनी के लोग थे और ये अपने-अपने हाथ में अपने-अपने कंट्री के फ्लैग लेके घूम रहे हैं। मतलब कि ये धीरे-धीरे किस तरफ बढ़ रहे हैं? डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब मोनार्कियल गवर्नमेंट से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये एक तरीके से तुम्हें बताने की कोशिश किया जा रहा है कि कैसे लोगों के मन में नेशनलिज़्म का जो थॉट है वो आना शुरू हो गया। और ये बेसिकली ये जो चैप्टर है, वो कनेक्ट करता है तुम्हारा 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर से द फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। क्योंकि तुमको पता है कि वहीं से शुरुआत हुई है फ्रांस से जो क्रांति हुई थी 14 जुलाई 1789 को अगर जो याद होगा तुमको 9th क्लास का, थोड़ा-सा भी, तो तुमको याद आ जाएगा। 1789 में फ्रांस में 14 जुलाई को क्या हुआ था? हुँ? रिस्पॉन्स नहीं दे रही है कुछ। सुन रहे हैं, रिस्पॉन्स भी दिया करो, सुन रहे हैं सिर्फ़ क्या होता है? पता तो चले समझ में आ रहा है। हुँ? देखो, स्क्रीन पर देखो अपने, सुनना नहीं है, देखना भी है। फ्रांस में पहले थोड़ा-सा रिवीजन कर लेते हैं। French Revolution started in 1789. France was full-flagged territorial state in 1789 under the rule of a monarch. ठीक है? 14 जुलाई को जो ये हुआ था, विद्रोह हुआ था, वो जो रिवॉल्यूशन हुई थी, उसके बाद वहाँ पे जो मोनार्कियल गवर्नमेंट है, उसको क्या कर दिया गया था? हटा दी गई थी। और वहाँ पे तुमको पता है कि लोगों ने क्या कर लिया था? एक स्टेट असेंबली बनाया था। जहाँ पे खुद ही अपने आप को ही उन्होंने इलेक्ट किया था और एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था कि कैसी कंट्री चलेगी। कॉन्स्टिट्यूशन वाला चैप्टर ऑलरेडी तुम लोग को पढ़ा चुके हैं क्लास में। एक वहाँ पे 1789 में कॉन्स्टिट्यूशन बना और एक इलेक्टेड गवर्नमेंट वहाँ पे ये हुई। तो देखो पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस दैट केम इन वेक ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन लेड टू द ट्रांसफर ऑफ सॉवर्डिनिटी फ्रॉम मोनार्की टू अ बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन। ये जो रिवॉल्यूशन हुआ, जो पॉलिटिकल चेंजेज हुआ, उसका क्या हुआ बेसिकली उससे ये हुआ कि जो ट्रांसफर पावर की जो ट्रांसफर था, वो अब रूलर से मतलब किंग के हाथ से पावर किसमें ट्रांसफर हो गई? फ्रेंच सोसाइटी में, फ्रेंच सिटीजन में। इट आल्सो पावर रिवॉल्यूशन इन ऑल यूरोप। और कहानी की शुरुआत वहीं से कि जैसे ही वहाँ के लोगों ने फ्रांस के लोगों ने जैसे तुमको याद होगा कि लॉके साहब थे, मोंटेस्क्यू साहब थे, रूसो साहब थे। ये जो फिलोसोफर थे, ये अपने थॉट शेयर करना शुरू कर चुके थे। ये बुक उस समय क्योंकि इंडस्ट्रियलाइज़ेशन शुरू हो गई थी, तो इनकी किताबें भी आनी शुरू हो गई थी। तो लोग उसको भी उन लोगों को भी पढ़ना शुरू कर दिया था। तो फ्रांस में जैसे ही ये क्रांति हुई ना कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ गई, मोनार्कियल गवर्नमेंट हटा दी गई। तो ये कांसेप्ट जो था वो पूरे यूरोप में बहुत तेज़ी से फैलना शुरू हो गया और बाकी जगह का जहाँ-जहाँ पे भी मोनार्कियल गवर्नमेंट थी और जो ज़्यादातर स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट थी, उसको लोगों ने बोला कि अब इसे चेंज किया जाएगा। ठीक है? तो देखो जो शुरुआत हुई ना, उसमें सबसे पहले एक कांसेप्ट लाया इन्होंने, जो वहाँ के लोग थे, वो कुछ-कुछ नए-नए कांसेप्ट ला रहे थे लोगों को यूनाइट करने के लिए। जैसे कि एक वर्ड है ला पैट्रिया, ठीक है? तो इसका मतलब होता है फादरलैंड। दूसरा वर्ड उन्होंने यूज़ किया था ला सिटियोन,
जिसका मतलब होता है सिटीजन। सिटीजन मतलब ऑलरेडी तुम लोग को बता चुके हैं, पीपल और सिटीजन में क्या फ़र्क होता है, क्या डिफरेंस होता है। द फ्रेंच ट्राई कलर, हाइमन्स ओथ, ये सारे चीजें कहाँ पे आ रही थी? मोनार्कियल गवर्नमेंट को हटाने के बाद ये एक-एक तरीका अपनाया जा रहा था लोगों को यूनाइट करने के लिए। अभी इसी कंसेप्ट को हम आगे पढ़ेंगे फिर। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स, यूज ऑफ पर्सियन, फ्रेंच, इमेजिनरी फीमेल कैरेक्टरिस्टिक वेयर यूज्ड टू शो यूनाइटेड नेशंस सच एज जर्मनी जर्मेनिया, ठीक है? बहुत सारी चीजें यूज की जा रही थी, मीन्स नए-नए हाइमन्स लिखे जा रहे थे, ओथ लिए जा रहे थे, यूनिफॉर्म सिस्टम बनाया जा रहा था वेट करने का, मेजर करने का। लैंग्वेज एक बनाया जा रहा था कि प्रॉपर इस कंट्री में यही लैंग्वेज चलेगा, दूसरा कोई लैंग्वेज नहीं चलेगा। तो ये जो कांसेप्ट है ना, ये बेसिकली एक तरीके से लोगों को अब किसी न किसी बेस पे यूनाइट करने की कोशिश की जा रही है कि आपका फादरलैंड जो है वो एक ही है। मतलब पूरे फ्रांस में अगर जो आप कहीं से बिलॉन्ग करते हैं, तो आपका एक ही लैंड है। मतलब आप आपस में ही क्या हैं? भाई हैं, ठीक है? तो एक रिलेशन से इनको कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, तो आप लोग यूनाइट होइए। दूसरा, आप एक ही कंट्री के सिटीजन हैं, तो भी आप क्या होइए, एक ही कंट्री के सिटीजन हैं, तो आप यूनाइट होइए क्योंकि आपके साथ क्या हो रहा है, आपका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। एक इन्होंने ट्राई कलर दे दिया कि ये जो है ये हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करेगा, ये ट्राई कलर, और इसी के अंडर में हम लोग आते हैं, तो इसका क्या करना है हम लोग को, रिस्पेक्ट करना है इस ट्राई कलर का। तो ये सारी चीजें थी। ये समझ में आया? तो अब तुमको समझ में आ गया होगा कि इस पूरे टॉपिक में, हिस्ट्री में, हम लोग को इस वाले जो चैप्टर में पढ़ना क्या है। तो पहले तो हम लोग को देखना है कि नेशनलिज्म क्या होता है, द राइज ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप क्यों लिखा गया है। तो पहले तो यूरोप तो जानती हो कंट्री है एक, कंट्री नहीं है मतलब कि कॉन्टिनेंट है। तो हम लोग को इसमें ये जानना है कि नेशनलिज्म क्या है, यूरोपियन सोसाइटी कैसी थी उस टाइम, और तीसरा हम लोग आगे पढ़ेंगे यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी, और एक और पढ़ना है हम लोग को ब्रिटेन। तो अपने स्क्रीन पे देखो तुम। तो इसमें तुम्हारा जो टॉपिक इम्पोर्टेंट है, उसमें तो पहला 2 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है कि नेशनलिज्म क्या है, या फिर ये कैसे स्टार्ट हुई। फिर यूरोपियन सोसाइटी के बारे में तुम्हें जानना होगा, और तीसरा जो लास्ट वाला पढ़ना है ना हम लोग को, यूनिफिकेशन पढ़ना है। तो ये सारी चीजें, तो पहले देख लेते हैं हम लोग को नेशनलिज्म होता क्या है। देखो, नेशनलिज्म इज अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग एंड लॉयल्टी दैट कॉज पीपल टू थिंक ऑफ देमसेल्फ एज अ नेशन। नेशनलिज्म क्या है? एक बेसिक आइडियाज है जो कि पीपल, जो वहाँ के लोग होते हैं, वो उनको ये फील कराता है कि हम लोग एक ही कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हैं, हम लोग एक ही जगह से बिलोंग कर रहे हैं, तो हमको साथ में रहना चाहिए। तो वही यूज किया गया, नेशनलिज्म इज अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग एंड लॉयल्टी दैट कॉज पीपल टू थिंक ऑफ देमसेल्फ एज अ नेशन। मतलब कि वो एक ही नेशन के वासी हैं। ड्यूरिंग द 19th एंड 20th सेंचुरी नेशनलिज्म वाज अ पावरफुल फोर्स दैट कुड, और ये 19वीं और 20वीं शताब्दी में इस नेशनलिज्म वर्ड को काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया गया। मतलब इतना ज़्यादा यूज़ किया गया कि मतलब लोगों को माइंड के साथ भी खेला जा रहा था। जैसे फिलहाल अभी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी देखेगी, तो जो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी है, नेशनलिज्म वर्ड को काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। तो नेशनलिज्म वर्ड कहने का मतलब इसलिए यूज़ करते हैं ना, कि जब भी नेशनलिज्म वर्ड जब आता है ना, कि नेशनल नेशनल के लिए, तो लोग एक तरीके से सोचना शुरू कर देते हैं। उन वो अपना जो पर्सनल इंटरेस्ट है उसको भूल जाते हैं, और वो नेशनल इंटरेस्ट में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। जैसे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी अगर जो देखेगी, तो ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि चलो हम मुझे ये हो रही है, मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो होने दो। बट नेशन को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हम नेशनल इंटरेस्ट की बात करेंगे, बाद में पर्सनल इंटरेस्ट की बात करेंगे। तो इससे बहुत सारी सरकारें जो होती हैं, उससे इसका यूज़ भी करती हैं, गलत तरीके का यूज़। तो वैसे ही वहाँ पे भी क्या होता था, गवर्नमेंट इसको बाद में, जो नेशनलिज्म वर्ड है, पहले तो लोगों ने शुरू किया, और इसी को लोगों के थ्रू उन्होंने अपने लिए यूज करना शुरू कर दिया। इसीलिए इसको 19th और सेंचुरी में काफी ज्यादा यूज किया गया। तो क्यों यूज किया जा रहा था? क्रिएट वन नेशन फ्रॉम मेनी सेपरेट कंट्रीज। तो पहला तो इन्होंने, जो राजा लोग थे, वो नेशनलिज्म वर्ड का इसलिए यूज शुरू कर दिया इन्होंने कि बहुत सारी जो छोटी छोटी कंट्री थी, उसको एक बड़ी कंट्री में चेंज करने के लिए। दूसरा, ब्रेक वन नेशन अप इनटू मेनी कंट्री।
और बहुत सारे ऐसे थे कि अगर जो मान लो किसी बड़ी कंट्री का टेरिटरी छीनेगी तो वो छोटे-छोटे कंट्री में चेंज हो जाएगा। तो इन 2 चीज़ों के लिए उसका यूज़ किया जा रहा था। हेलो, समझ में आ रहा है ना सबको? हाँ, तो वो उसका स्क्रीनशॉट लेते रहना अपना, वो छोटा-छोटा टॉपिक करके बताए हैं। बाकी अब चलते हैं अब। हाँ, अब बुक पे देखो। द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म कम इनटू फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789। तुम्हारे बुक में भी वही है कि जो सबसे पहला जो नेशनलिज्म वर्ड का थॉट आया था वो फ्रांस के क्रांति से ही आई थी। फ्रांसीसी क्रांति से 70, और जो कि कब हुआ था? 1789 में हुआ था। France, as you would remember, was a full-fledged territorial state in 1789 under the rule of an absolute monarch. The political and constitutional changes that came in the wake of the French Revolution led to the transfer of sovereignty from the monarchy to a body of French citizens. ऑलरेडी बता चुके हैं कि पावर किस में ट्रांसफर हो गई थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद। जो मोनार्कियल गवर्नमेंट थी वो उसने अपना पावर ट्रांसफर कर दिया था वहां के सिटीजन के पास। The revolution proclaimed that it was the people who would henceforth constitute the nation and shape its destiny. और ये जो रिवॉल्यूशन हो रहा था वो इस बात को प्रोक्लेम किया कि जो पीपल हैं वही कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, वही कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करेंगे और वही कंट्री कैसे बनेगी वो डिसाइड करेंगे। वही यूज किया गया है, नेशन एंड द शेप इट्स डेस्टिनी। और उनको आगे फ्यूचर में क्या करना है ये सब कौन डिसाइड करेगा? वहां के सिटीजन, वहां के लोग, ना कि एक आदमी जो कि राजा है। ठीक है, तो द आइडिया ले पैट्री ऑलरेडी बता चुके हैं। ले पैट्री मतलब फादरलैंड। ले सिटियोन ये 1 नंबर में पूछेगा इसका मतलब क्या होता है, तो याद रखना ले पैट्री जब यूज करेगा तो द फादरलैंड। देखो ये जो ले पैट्री है ना, ये बेसिकली फ्रांस की लैंग्वेज है, फ्रेंच लैंग्वेज है। ठीक है, तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। ले सिटियोन जो जिसको सिटीजन बोलते हैं। द स्टेट जनरल वाज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन एंड रीनेम्ड द नेशनल असेंबली। स्टेट जनरल क्या हो गया? एक्टिव सिटीजन के द्वारा, मतलब वहां के जो सिटीजन थे वो लोग उसके द्वारा चुना जा रहा था, वहां के उसके मेंबर्स को। न्यू हाइमन्स वेर कंपोज ओथ टेकन एंड मार्टियर्स रिकमेंडेड ऑल इन द नेम ऑफ द नेशन। और सब के जितने भी काम हो रही थी, जो न्यू हाइमन्स बन रहे थे, जो फ्लैग बन रहा था, वो सब किसके नाम पे हो रहा था? कि नेशन के नाम पे। अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज पुट इन प्लेस एंड इट्स फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉ फॉर ऑल सिटीजन विद इन इट्स टेरिटरी। एक पूरा यूनिफॉर्म लॉ बनाया गया, एक यूनिफॉर्म सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बनाया गया। जैसे आजकल होता है कि किसी भी कंट्री में एक सेंट्रलाइज सिस्टम होता है, सब पे वही रूल फॉलो होगा। ऐसा नहीं है कि इस व्यक्ति के लिए अलग एडमिनिस्ट्रेशन होगा, उस व्यक्ति के लिए अलग होगा, नहीं। अगर जो आप एक ही देश के हैं तो सब पे एक ही रूल लागू होगा, एक ही लॉ रहेगा। ऐसा नहीं कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग। जैसे फ्रांस में क्या हो रहा था? फ्रांस में हो रहा था जैसे कि कलर्जी ग्रुप थे, जो नोबल्स ग्रुप थे, उनके लिए कानून अलग थी, उनके लिए व्यवस्थाएं अलग थी। और जो थर्ड स्टेट के लोग थे, जो पीजेंट्स थे, जो वर्किंग क्लास थे, उनके लिए क्या था? लॉ अलग था। तो ये सारी चीजें हटा दी गई थी रिवॉल्यूशन के बाद। रीजनल डायलेक्ट्स वेर डिस्करेज एंड फ्रेंच एज इट वाज स्पोकन एंड रिटन इन पेरिस बिकेम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। और उस रिवॉल्यूशन के बाद क्या कर दिया गया? रीजनल लैंग्वेज को हटा दिया गया। रीजनल लैंग्वेज को डिस्करेज किया गया कि नहीं, रीजनल लैंग्वेज को नहीं बोला जाएगा। अब पूरे फ्रांस में किस किस लैंग्वेज का यूज होगा? फ्रेंच लैंग्वेज का। और ये इसी को नेशनल लैंग्वेज भी बना दिया गया। और इसके बाद इन्होंने अपने कंट्री को, फ्रेंच को आज़ाद तो कर ही दिया, मतलब मोनार्कियल से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तो ला ही दिए ये। इसके बाद इन्होंने बोला कि अब मैं उन लोगों को भी हेल्प करूंगा जो चाहते हैं कि वहाँ के मोनार्कियल गवर्नमेंट को हटाना। मतलब जैसे फ्रांस फ्रांस ने ये बोला, फ्रांस के लोग ये चाहते थे कि हम तो आज़ाद हो गए मोनार्कियल गवर्नमेंट से, तो अब जो फ्रांस के आसपास कंट्री है, जो भी देश है आसपास की देश, उसको भी हम, अगर वो चाहता है, वो देश चाहता है, वहाँ के लोग चाहते हैं आज़ाद होना उस मोनार्कियल गवर्नमेंट से,
तो हम उन्हें सपोर्ट करेंगे, हम उन्हें हेल्प करेंगे वहाँ के गवर्नमेंट से छुटकारा के लिए, मतलब कि अगर जो वो राजा के खिलाफ जाना चाहते हैं तो, वहाँ की खुद सरकार बनाना चाहते हैं तो वही यहाँ पे वर्ड यूज़ की गई है। द रिवॉल्यूशनरीज़ फर्दर डिक्लेयर दैट इट वाज़ द मिशन एंड द डेस्टिनी ऑफ द फ्रेंच नेशन टू लिबरेट द पीपल ऑफ यूरोप फ्रॉम despotism, इन अदर वर्ड्स टू हेल्प अदर पीपल ऑफ यूरोप टू बिकेम अ नेशन। ठीक है? तो मतलब एक नेशन बनने के लिए दूसरे लोगों को भी ये क्या बोल चुके थे कि हम आपको हेल्प करेंगे अगर जो आप नेशन बनाना चाहते हैं तो। और इसी का फ़ायदा बाद में ना जो फ्रांस के लोगों ने बोला था कि हम दूसरे कंट्री को हेल्प करेंगे, तो इसी का फ़ायदा नेपोलियन ने उठाया था। नेपोलियन कौन था? नेपोलियन फ्रांस में पहले एक छोटा-सा क्या था? ट्रूप्स था। मतलब छोटी-सी उस मतलब छोटे लेवल पे वो आर्मी में था, आर्मी का मेंबर था वहाँ के, फौज का मेंबर था। लेकिन बाद में वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इतना ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटी उसमें थी कि वो बाद में लीड करना शुरू कर दिया। When the news of the events in the France reached the different cities of Europe, students and other members of educated middle class began setting up Jacobean clubs. और ये न्यूज़ जैसे फैली पूरी दुनिया में कि फ्रांस आज़ाद हो चुका है, तो उसके बाद नए-नए मतलब अलग-अलग देश में अलग-अलग क्लब बनना शुरू हो गया, जिसको बोला जा रहा था जैकोबियन क्लब। और ये कहाँ-कहाँ फैल गई बात? हॉलैंड में, बेल्जियम में, स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है? इटली में, ये सब जगह लोग अलग-अलग ग्रुप बना के जो वहाँ के लोकल जो रूलर थे, मतलब जैसे मान लो इटली के रूलर थे, उसके खिलाफ अब बातें चलने लगी। जो स्विट्ज़रलैंड के लोग थे, उन जो राजा थे, उनके खिलाफ बातें चलने लगी। मतलब पूरा फ्रांस बाकी देश को हेल्प कर रहा था, उसको नेशन क्रिएट करने में। देखो, ये तुम्हारे बुक में फिगर दी हुई है, इसमें फ्रांस देखो, फ्रांस के आस-पास वाले जगह पे देखो, बगल साइड में कौन है? स्विट्ज़रलैंड है, नीदरलैंड है, ठीक है? तो इन सब चीज़ों को वो लोग हंगरी है, ये सबको क्या और देखो पर्शिया यहाँ पर है, पर्शिया को याद रखना कहाँ पर है, बाद में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये सबको वो हेल्प कर रहे थे। Within the wide swath of territory that came under his control, Napoleon set about introducing many of the reforms that had already introduced in France. और नेपोलियन बाद में लड़ते-लड़ते नेपोलियन ने क्या किया कि दूसरे कंट्री के जो अटैक हो रहा था, क्योंकि देखो वहाँ के जो रूलर थे उसको तो हटाया जा चुका था। लुईस 16 जो बर्बन डायनेस्टी के रूलर थे जिनका नाम लुईस 16 था, उनसे पावर क्या कर दी गई थी? हटा दी गई थी, मतलब उनसे पावर ले लिया गया था। कौन किसने लिया था? फ्रांस के सिटीजन लोग, पीपल, जो स्टेट जनरल था, स्टेट असेंबली था, उसने ले लिया था। तो अब क्या, जो बाकी जो रूलर थे आसपास के कंट्री के रूलर, उनको लगा कि फ्रांस क्या हो गया है, अब वीक हो गया, अब इस पे अटैक किया जा सकता है, अब यहाँ पे कोई नहीं है और इसको कंट्रोल में लिया जा सकता है। तो उस टाइम सबसे ज़्यादा जो लीड करना शुरू किया ना, मतलब फ्रांस को प्रोटेक्ट कर रहा था, वो था नेपोलियन। तो नेपोलियन बाकी लोगों को प्रोटेक्ट कर मतलब फ्रांस के लोगों को प्रोटेक्ट कर रहा था, तो वो एक तरीके से फ्रांस की नज़र में हीरो बनते जा रहा था, ठीक है? सब लोग उसको हीरो मानते थे और वो इतना ज़्यादा प्रोटेक्ट करता था, मतलब बहुत ज़्यादा वो आगे बढ़ना शुरू कर दिया और धीरे-धीरे उसने दूसरे देश को भी, मतलब दूसरे देश के लोगों को भी हेल्प करना शुरू कर दिया कि आप अपने राजा के खिलाफ, अपने रूलर के खिलाफ आवाज़ उठाइए। और इसी के बाद ये हेल्प करते-करते क्या किया कि वहाँ के राजा को हटा के और खुद ही वहाँ पे अपना रूल स्टार्ट कर दिया। मतलब पहले तो रूलर नहीं बना, पहले तो आर्मी से शुरुआत की, लेकिन बाद में जहाँ-जहाँ पे इसने वहाँ के रूलर को हटाया, वहाँ पे खुद ही अटैक करना, मतलब खुद ही रूल करना शुरू कर दिया। और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ये जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, ये वापस से अब किसमें चेंज होना शुरू हो गया? मोनार्कियल गवर्नमेंट। तो मीन्स की शुरुआत हुई थी मोनार्कियल गवर्नमेंट से, 1789 में मोनार्कियल गवर्नमेंट को हटा के डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ला दी गई और फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे 19 1900 ये 1800 आते-आते पूरा गेम चेंज हो गया और वो फिर से वापस से मोनार्कियल गवर्नमेंट में वहाँ की, मतलब फ्रांस के लोग फिर से मोनार्कियल गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गए।
इतना तक समझ में आया? पक्का? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, अब आगे बढ़ते हैं। फ्रेंच यहाँ पे छोटा-सा देख लेते हैं, अब क्या-क्या पढ़े हम लोग वो देख लेते हैं। फ्रांस के जो जो क्रांति थी, मीन्स फ्रेंच रिवॉल्यूशन था, उसका इम्पैक्ट यूरोप पे क्या पड़ रहा था? मतलब फ्रांस भी क्या है, यूरोप में ही है। यूरोप कॉन्टिनेंट है और फ्रांस एक कंट्री है, तो याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। मिशन टू लिबरेट यूरोपियन कंट्रीज फ्रॉम डेपोटिज्म, स्टूडेंट सेट अप जैकोबियन क्लब इन अदर कंट्रीज। स्टूडेंट जो थे, जो युवा थे, वो अलग-अलग कंट्री में जैकोबियन क्लब स्थापित करना शुरू कर दिया उन्होंने। दीज क्लब्स हेल्प द फ्रेंच ऑफ देयर कंट्रीज, फ्रेंच इन्वेजन। और ये क्या कर रहा था, वहाँ के कंट्री में फ्रेंच इन्वेजन को बढ़ावा दे रहा था। फ्रेंच इन्वेजन मतलब अब तो बोलेगी कि सर वो लोग फ्रेंच इन्वेजन को क्यों बढ़ावा देना चाह रहे थे? क्योंकि उनको लग रहा था कि फ्रांस अगर जो आएगा उस देश पे हमला करेगा। मान लो स्विट्ज़रलैंड को फॉर एग्ज़ाम्पल ले लो, तो स्विट्ज़रलैंड के लोगों को लग रहा था ये कि अगर जो फ्रांस हम पे हमला करेगा, तो फ्रांस एक्चुअली में हम पे हमला नहीं कर रहा है, एक्चुअली में राजा पे हमला कर रहा है। तो राजा पे जब हमला होगा, राजा की पावर क्या हो जाएगी? सीज़ हो जाएगी और राजा हट जाएगा और हम लोग आज़ाद हो जाएँगे। हम लोग अपनी एक गवर्नमेंट बना सकते हैं। तो वो लोग इसीलिए उसको फ्रांस को बुला रहे थे कि आओ आप हमारे देश पे हमला करो। एक तरीके से वो सपोर्ट माँग रहे थे फ्रांस के लोगों से, और फ्रांस के लोग वहाँ पे जाके उनको सपोर्ट कर भी रहे थे। क्योंकि वही बता रहे थे कि नेपोलियन उसमें सबसे आगे था सपोर्ट करने में। और धीरे-धीरे उसने क्या कर दिया, अपना कब्ज़ा शुरू कर दिया। मतलब पहले तो फ्रांस पे, बाकी जहाँ-जहाँ भी वो जीत रहा था वहाँ पे वो अपना रूल शुरू कर दिया उसने। और 1804 तक आते-आते उसने 1800 आते-आते उसने बहुत सारा जगह, मतलब पूरे बहुत सारी कंट्री पे अपना कंट्रोल स्थापित कर लिया। और उस 1804 में उसने एक कोड लाया, जो कि आप नेपोलियनिक कोड से नाम से जानते हैं। उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। रिटर्न ऑफ मोनार्की, ये जो कोड आया, उससे हुआ क्या, पहला काम तो ये हुआ कि मोनार्की जो खत्म हो चुकी थी फ्रांस में, वो वापस से आ गई। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, उसको नेपोलियन ने ठीक करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, वहाँ पे फ्रांस में ये हो रहा था कि जो वहाँ पे वेट सिस्टम है, जो टैक्सेशन सिस्टम है, उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस थी। मतलब हर 10 किलोमीटर के बाद वेट का जो मेजरमेंट का जो एथी होता है, वो चेंज हो जा रहा था। जैसे मान लो यहाँ पर 2 मीटर का कुछ लेंथ है और आगे किसी दूसरे जगह पे 2 मीटर का कुछ लेंथ है। तो ये जो डिफरेंस था उसको नेपोलियन ने कम कर दिया, मतलब हटा दिया। रिमूवल ऑफ प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, तीसरा काम उसने किया कि जो बर्थ के बेस पर, मतलब हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब पढ़ रहे थे उसमें देखा था हमने कि बर्थ के आधार पे बहुत सारे क्या दिए, प्रिविलेजेस दिए जा रहे थे। प्रिविलेजेस मतलब विशेषाधिकार, तो उसको भी इसने रिमूव कर दिया। इक्वालिटी भी, और ये जो प्रिविलेजेस हटाया ना, तो पहले तो नेपोलियन के आने से जो मोनार्की सिस्टम आई, तो जो बड़े-बड़े रिच क्लास थे वो खुश हो गए कि वापस से मोनार्की आ रही है और हम लोग को वापस से सुविधाएँ मिलेंगी, हम लोग को वापस से प्रिविलेजेस मिलेगा। लेकिन नेपोलियन के आने के बाद प्रिविलेज और हटा दी गई। तो इससे दिक्कत ये हुआ कि जो अपर क्लास है, जो रिच क्लास है, वो नेपोलियन से नाराज़ हो गई और इसके खिलाफ बातें शुरू हो गई। इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड राइट टू प्रॉपर्टी, लॉ के सामने सब लोग बराबर रहेंगे, इक्वालिटी होगी, और इसने संपत्ति रखने का भी अधिकार दे दिया। किस लिए? क्योंकि जो रिचर क्लास थे उनको ये डर था कि हमारी प्रॉपर्टी छीन ली जाएगी, इसलिए इसने बोला कि नहीं, नहीं, आप प्रॉपर्टी रख सकते हैं, आपको प्रॉपर्टी रखने का अधिकार है। एबॉलिश्ड फेडरल सिस्टम बाय फ्रीइंग पीजेंट्स फ्रॉम सर्फडम एंड मोनोरियल ड्यूज। देखो, और इसने जो जबरदस्ती जो होता है ना कि फोर्सफुली जो काम करवाए जा रहे थे, उस वाले सिस्टम को भी हटा दिया, ये फ्यूडल सिस्टम को भी हटा दिया गया।
सबको मतलब जो बंधुआ मजदूर बोल सकते हैं जिसको, उसको इसने बोला कि नहीं, नहीं अब आपको प्रेशर में आके फोर्सफुली अब आपसे काम नहीं लिया जाएगा। आगे देखते हैं, रिमूवल ऑफ गिल्ड रेस्ट्रिक्शन इन टाउन्स, जो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन थे उसको भी हटा दिया गया। इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में इम्प्रूवमेंट लाई गई। यूनिफॉर्म लॉज, वेट एंड मेजर्स एंड नेशनल्स, यूनिफॉर्म लॉ बनाए गए, वेट एंड मेजर्स के लिए यूनिफॉर्म मेजरमेंट बनाए गए, यूनिट्स बनाए गए। ठीक है, तो ये सारी चीजें कहाँ पे हो रही थी? नेपोलियनिक कोड में हो रही थी, जो कि फ्रांस में शुरू की गई थी। तो अभी तुमको दिख रहा होगा कि ये बहुत सारा डिस्टरबेंस शुरू हो गया था। हेलो, हाँ, तो ये देखो पूरी तरीके से क्या हो रहा है कि मतलब फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद स्थितियां जो थी, सिचुएशन जो था, वो काफी ज्यादा ड्रामेटिकली चेंज हो रहा था। ठीक है, मतलब कि 1789 में क्या हुआ? रिवॉल्यूशन हुआ, रिवॉल्ट हुआ, फ्रांस आजाद हो गया, और उसके बाद लगातार चीजें बहुत ज्यादा तेजी में चेंजेज हो रही थी। ठीक है, तो देखो मतलब कि फ्रांस के साथ साथ हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इटली, सब लोग क्या, सब सारी जगह रिवॉल्यूशन हो रही थी। मतलब एक कंट्री में नहीं, लगभग 5 6 7 कंट्री में एक साथ रिवॉल्यूशन हो रही थी। रिवॉल्यूशन हो क्यों रही थी? लोग विद्रोह क्यों कर रहे थे? क्योंकि वो राजा के खिलाफ थे, राजा के टैक्सेशन सिस्टम से, राजा के जो एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी है उससे नाराज होके उन्होंने रिवॉल्ट करना शुरू कर दिया। और इस रिवॉल्यूशन में हेल्प कौन कर रहा था? तो फ्रांस के लोग हेल्प कर रहे थे, फ्रांस की आर्मी हेल्प कर रही थी, फ्रांस के जो ट्रूप्स थे, जो जनरल असेंबली है, वो हेल्प कर रही थी इन लोगों को। और उसमें सबसे जो लीडरशिप क्वालिटी जिसमें थी वो था नेपोलियन। लेकिन बाद में नेपोलियन की 1815 में क्या हो जाती है? हार हो जाती है। मतलब वो क्या करता है, धीरे धीरे सारे कंट्री को आजाद करना शुरू कर देता है। आजाद करने का मतलब कि वहाँ के रूलर से सारे लोग को आजादी दिलाने के लिए फाइट करना शुरू कर देता है। और ऐसे ही करते करते उसे एक बार ऐसी होती है कि हार हो जाती है उसकी। देखो ये फिगर, पिक्चर दिख रहा है तुम लोग को? द कुरियर ऑफ रायलैंड लूजेज ऑल दैट ही हैज ऑन हिज वे होम फ्रॉम लैपजिग। देखो ये जो फिगर है ना, ये नेपोलियन की पिक्चर है। और इसके बैक में तुमको दिख रहा होगा कि बैग है एक, और उस बैग से बहुत सारी चीजें, जो पत्र हैं, मतलब कागज का टुकड़ा, उस पर कुछ कुछ लिखा हुआ है, वो है। तो बेसिकली इस पिक्चर से ये दिखाने की कोशिश की जा रही है ना कि जितने भी कंट्री में ये नेपोलियन हार मतलब जीता था, वो एक एक करके धीरे धीरे क्या हो, इसके हाथ से निकलते जा रही थी। ठीक है, तो ये एक जो कागज दिख रहा है वो एक कंट्री को दिखा रहा है कि मतलब इतनी सारी कंट्री इसके हाथ से निकलते जा रहा था। देखो उसके नीचे पढ़ो, नेपोलियन हेयर इज रिप्रेजेंटेड एज अ पोस्टमैन ऑन हिज वे बैक टू फ्रांस आफ्टर द लॉस द बैटल ऑफ लेपजिग इन 1830। 1813 में इसकी हार हो जाती है। और ये हार अकेले नहीं होती है, दो तीन कंट्री एक साथ, दो तीन राजा एक साथ मिलकर इसको हराते हैं। और इसको हारने के बाद बाकी दूसरे रूलर को भी क्या हो जाती है, हिम्मत मिल जाती है, और वो भी इससे लड़ाई करना शुरू कर देते हैं, और एक एक करके ये पूरी लड़ाई हार जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पे डेट भी लिखा हुआ है, इसको याद कर लेना तुम लोग। नेपोलियन 1797 में क्या हुआ, नेपोलियन ने सबसे पहले इटली पे आक्रमण किया और नेपोलियनिक वार स्टार्ट हो गया। दूसरा 1814 से 15 में नेपोलियन 1813 में हारा, और 14-15 में और ज्यादा, जो भी मतलब एक हार, मतलब 1813 में पहली लड़ाई हारी, और 14-15 आते आते पूरा कंट्री वो धीरे धीरे लूज करते चला गया। और 1815 में क्या हो गया कि नेपोलियन को हटा दिया गया, मतलब नेपोलियन हार गया। और 1815 में एक मीटिंग बुलाई गई वापस से, अरिस्टोक्रेसी। अरिस्टोक्रेसी उसको बोलते हैं ना, जो लोग ट्रेडिशनल थॉट के होते हैं। तो नेपोलियन के हारने के बाद 1815 में एक मीटिंग बुलाई गई, और उसमें कुछ चीजें डिसाइड हुई उस मीटिंग में। अब क्या डिसाइड हुई, ये हम लोग
नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है? हेलो? हाँ, तो फिलहाल अभी इसमें बस इतना जान लो नेक्स्ट क्लास में क्या देखेंगे कि एक मीटिंग बुलाई गई, जो भी मतलब जितने भी राजा हारे थे नेपोलियन से पहले और अब जीत चुके थे, तो उन सब ने, जितने भी पुराने थॉट के थे, जिनको भरोसा था मोनार्कियल गवर्नमेंट पे, वो लोग वापस एक मीटिंग बुलाते हैं और ये डिसाइड किया जाता है कि जो भी पहले से जैसा इंस्टीट्यूशन था, जैसे पहले मोनार्कियल गवर्नमेंट चल रही थी, मतलब कि मोनार्कियल गवर्नमेंट कैसे, नेपोलियन के आने से पहले जैसी गवर्नमेंट थी, वैसे ही गवर्नमेंट होगी। मतलब नेपोलियन जब राजा बना था, उसके पहले वाले राजा जैसे काम कर रहे थे, उसी हिसाब से काम होगा, उसी तरीके से कानून बनेगा। ये जो अभी नया-नया कानून आया, इसको सबको क्या कर दिया जाएगा? हटा दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी, तो हम लोग मतलब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे द अरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडल क्लास। अरिस्टोक्रेसी और मिडल क्लास के बीच में क्या-क्या चीज़ें हुई, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है?